हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि हम पिछले क्लास से ही कई क्लास से हम जो है भारतीय भू आकृतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं। उसी में हम आपको थोड़ा सा पीछे के बारे में याद दिलाते हैं, क्या क्या हम पढ़ चुके हैं और आगे क्या क्या पढ़ना है थोड़ा देख लेते हैं। ठीक, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम जो स्टार्ट किए थे क्लास भारतीय भू आकृतिक प्रदेश, वही क्लास चल रहा है। यानी 5-6 क्लास से यही चैप्टर चल रहा है। इसी में हम बताए थे भारत को जो है भारतीय भूवैज्ञानिक तरीके से 3 भागों में बांटा गया है। प्रायद्वीपीय खंड, फिर उत्तरी यानी सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, और यही 3 भाग में बांटे थे। उसी के बाद हम आपको बताए थे भारत को यानी भौगोलिक यानी भौतिकी के आधार पर जो है सबसे पहले उत्तर पूर्वी हिमालय, उसके बाद जो है उत्तर भारत का मैदान, उसके बाद मरुस्थल, पठारी क्षेत्र, यही हम बताए थे। तो आज हम उत्तर भारत का उत्तर पूर्वी हिमालय पढ़ चुके हैं और उत्तर का विशाल मैदान भी हम पढ़ चुके हैं। अब जो है हम आज जो है भारतीय मरुस्थल पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद जो अगला क्लास जो आएगा उसमें हम दक्षिण भारत का यानी प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि मरुस्थल के बारे में जो आज हम मेरा क्लास है इसी के बारे में हम देखते हैं। अब देखिए भारतीय मरुस्थल, पहले हमको जानना है कि आखिर मरुस्थल किसको बोलेंगे। आखिर जो मरुस्थल जिस स्थान को हम बोलेंगे, आखिर किसको हम मरुस्थल बोलेंगे। रुकिए पेन लेते हैं दूसरा। जैसे कि आखिर हम मरुस्थल जो है आखिर किसको बोलेंगे। आप देखिए, हम मरुस्थल जो हम उस स्थान को बोलेंगे जहाँ की 25 सेंटीमीटर या उससे कम वर्षा होती है, उस क्षेत्र को हम मरुस्थल बोलेंगे। मरुस्थल किसको बोलेंगे। मरुस्थल किसको बोलेंगे। स्थान को जहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर या उससे कम हो। देखिए उस स्थान को जो है हम मरुस्थल बोलेंगे। मरुस्थल जब भी हम आते हैं तो एक ही बात मेरे माइंड में आता है कि वहाँ रेगिस्तान होगा, बालू ही बालू होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। जहाँ भी अगर वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होता है या 25 सेंटीमीटर होता है तो उसको हम मरुस्थल बोलेंगे। विश्व में जो मरुस्थल है 2 प्रकार का मरुस्थल पाया है, एक शीत मरुस्थल पाया जाता है, दूसरा शुष्क मरुस्थल। अब देखिए हम सबके पास जो है वो शुष्क मरुस्थल है, जहाँ रेगिस्तान या गर्मी ज़्यादा पड़ता है तो शुष्क मरुस्थल। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि शुष्क ही मरुस्थल, तो शीत मरुस्थल भी होता है जहाँ की सिर्फ बर्फ़ ही पाया जाता है और वहाँ वर्षा नहीं होता है, उसको भी हम मरुस्थल ही बोलते हैं। जैसे कि भारत का अब लिखते हैं भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल देखिए, अब आपको पता है कि भारतीय मरुस्थल जो है वो कहाँ है, राजस्थान क्षेत्र में। देखिए राजस्थान का ये जो एरिया आपको पता होगा कि ये राजस्थान है। ये क्या है, राजस्थान है। तो यहाँ जो है ये एक पर्वत है, कौन सा पर्वत है, अरावली। कौन पर्वत है ये, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत के इधर इस साइड, इन साइड को क्या बोलेंगे, यानी उत्तर पश्चिम में जो ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है, पूरा एरिया क्या है, थार मरुस्थल। इसका नाम क्या है, थार मरुस्थल। भारत में जो मरुस्थल उसका नाम क्या है, थार मरुस्थल। देखिए
थार मरुस्थल जो है अरावली के पूर्वी साइड में पड़ता है। अब देखिए इसका विस्तार, यानी भारतीय मरुस्थल जो है ये थार, यानी थार जो है इसका विस्तार जो है कौन कौन सा राज्य में, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो देखिए मरुस्थल का सीमा आप देख लीजिए कहाँ कहाँ से लग रहा है। ये जो है पंजाब है, यानी पंजाब में निश्चित रूप से मरुस्थल होगा। हरियाणा में भी मरुस्थल है। और गुजरात का जो ये क्षेत्र है, देखिए अब बोलिएगा कि आप यहाँ तो सीमा तो इससे भी बना रहा है, किसे, मध्य प्रदेश से, ये एमपी है। अब देखिए अरावली पर्वत के यानी उत्तर पश्चिम साइड, यानी अरावली ये जो पर्वत है इस साइड ही मरुस्थल है। इस साइड एकदम अच्छा हरा भरा, यानी कृषि उृषि सब चीज़ ठीक ठाक होता है। तो मरुस्थल जो है कौन कौन सा राज्य में फैला हुआ है, विस्तार कौन सा हो गया, पंजाब, हरियाणा और गुजरात का जो ये क्षेत्र है कच्छ का रण है। ये क्षेत्र कौन सा है, कच्छ का रण। ये कौन सा है, कच्छ का रण। कच्छ का रण जो है ये जो मरुस्थल, इसको सफेद मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। यहां लिख देते हैं, कच्छ के रण को सफेद मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। कच्छ में क्योंकि यहाँ यानी ये थार मरुस्थल का ही भाग है। कच्छ का रण जो मरुस्थल है उसको किस नाम से जाना जाता है, यानी सफ़ेद मरुस्थल के नाम से। सफ़ेद मरुस्थल को कच्छ के रण को जाना जाता है। कच्छ का रण जो है एक राष्ट्रीय उद्यान जैसा है। तो कच्छ के रण जो प्रसिद्ध है जंगली गधों के लिए। कच्छ का रण जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, जंगली गधों के लिए। कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है, जंगली गधों के लिए। अब देखिए कच्छ का रण जो है इसमें एगो नदी है। वैसे नदी चैप्टर में हम पूरा बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा आप देख लीजिए का अरावली पर्वत से एक नदी निकलता है। ये नदी जो है इस तरह होकर के यहाँ आकर के कच्छ के रण में विलीन हो जाता है। ये नदी का नाम है लूनी नदी। अभी जब हम अरावली पर्वत पूरा पढ़ेंगे उसमें आपको इस नदी के बारे में अच्छा बताएंगे। लूनी नदी जो है कच्छ के रण में बहने वाली एक मुख्य नदी। इसी तरह आपको पूछ दिया जाएगा, कच्छ के रण नहीं, यानी थार मरुस्थल में बहने वाली मुख्य नदी कौन सा है, लूनी नदी। लूनी नदी एक ऐसा नदी है जो कि यहाँ कच्छ के रण में आकर के विलीन हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। यानी अंतः स्थलीय नदी है, मतलब कि कहीं जा कर के मिलता नहीं। जैसे कोई भी नदी, अगर गंगा नदी को देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिर जाता है। यमुना नदी को देखा जाए तो ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, गंगा में जा कर के मिल जाता है। लेकिन एक लूनी नदी एक ऐसा नदी है जो कि यहाँ कच्छ के रण में आकर के विलीन, मतलब गायब हो जाता है नदी। तो उसे ये भी पूछा है कौन से भारतीय अंतःस्थलीय नदी है जो कि कच्छ के रण में आकर के गायब हो जाता है, तो लूनी नदी है। और मरुस्थल यानी थार मरुस्थल में बहने वाली मुख्य नदी कौन सा है, लूनी नदी है। अब देखिए विश्व का जो जितना भी मरुस्थल है सबसे अधिक जन घनत्व थार मरुस्थल का। अब समझिए कि जन घनत्व क्या हो, जनसंख्या घनत्व उसको बोला है कि 1 किलोमीटर क्षेत्र में कितना आदमी रह रहा है, तो उसी को उस जगह का जनसंख्या घनत्व बोला। जैसे कि बिहार की जो जनसंख्या घनत्व है 1106 है। बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106 है। जबकि यही आप अरुणाचल प्रदेश का जो है, यानी भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है, जिसमें से 1106
मतलब 1 किलोमीटर में यहाँ 1106 आदमी है। वही सबसे कम अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश का है, जिसमें कि 1 किलोमीटर क्षेत्र में मात्र 17 आदमी ही रहता है। तो उसी तरह सेम विश्व का जितना भी मरुस्थल है, सबसे ज़्यादा जन घनत्व मतलब जनसंख्या घनत्व किस मरुस्थल का है? थार मरुस्थल का। इसका कारण भी बता रहे हैं। विश्व के सभी मरुस्थल विश्व के सभी मरुस्थल में सबसे अधिक जन घनत्व किसका है? थार मरुस्थल। देखिए, ये मरुस्थल जो होता है रहने की दृष्टि से ठीक ठाक नहीं होता है। कारण है कि वहाँ पानी की सुविधा नहीं होता है, उपजाऊ भूमि नहीं होता है, जिसके कारण वहाँ जो है मनुष्य का रहना ठीक नहीं होता, बहुत कठिनाई से जीवन गुजरता है। लेकिन उनका ये विश्व का सबसे बड़ा यानी सबसे लंबा जो नहर है वह है कौन सा? इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। तो इंदिरा गांधी नहर जो ये मरुस्थल में ही होकर के गुजरा है, इस तरह करके आकर के। तो ये यानी ये नहर है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर के कारण जो है मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी पहुंच गया। जब पानी पहुंच जाएगा किसी भी स्थान पर, जब पानी पहुंच गया तो वहाँ कृषि ठीक ठाक होने लगेगा। जब कृषि वहाँ ठीक ठाक होने लगेगा तो जनसंख्या तो बढ़ना ही है। तो यही कारण है कि विश्व का सबसे अधिक जो जन घनत्व किस मरुस्थल का है? तो थार मरुस्थल का। उम्मीद करता हूँ कि भारत का जो पश्चिमी मरुस्थल ही है, मरुस्थल आपको समझ में आया होगा। ये अरावली पर्वत जो है यानी पश्चिम की ओर जल विभाजक का कार्य करता है। भारत का जो भी नदी है इधर से गुजरता है या इधर से गुजरता है, लेकिन कोई नदी पहाड़ चढ़ के तो पार नहीं हो सकता है ना, ये अरावली को तो पार नहीं कर सकता है। तो इसीलिए जो है यानी भारत के पश्चिमी क्षेत्र का जल विभाजक अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा पर्वत हो जाएगा? अरावली पर्वत हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि भारतीय मरुस्थल के बारे में आपको अच्छा से समझ में आया होगा, और जो भी क्वेश्चन आएगा निश्चित रूप से आपसे यानी भारतीय मरुस्थल है उससे बन जाएगा। आपको पता है कि कौन कौन सा राज्य में फैला हुआ, सब चीज़ बता दिए हैं। आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब अगला क्लास मेरा जो होगा यानी दक्षिण का यानी पर्यायद्वीपीय पठार होगा। चलिए हम अगले क्लास में मिलते हैं पर्यायद्वीपीय पठार में। थैंक यू।